नोएडा पुलिस कस्टडी में एक युवक ने सुसाइड कर लिया है। जी हां, पुलिस कस्टडी में युवक के मौत के मामले में अब बड़ा एक्शन भी हुआ है। इस मामले में पूरी पुलिस चौकी को सस्पेंड कर दिया गया है। युवक को लड़की के मामले में बुधवार देर रात पुलिस हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद सुबह पुलिस चौकी में ही फांसी के फंदे से लाश लटकी हुई मिली। यह घटना ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना इलाके की चीपियान चौकी की है। मृतक योगेश के भाई जितेंद्र ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों ने भाई को छोड़ने के लिए 5 लाख रुपयों की डिमांड की थी। इस मामले में संज्ञान लेते हुए बिसरख पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पुलिस चौकी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिया गया है। मृतक के शव का पंचनामा की कार्रवाई मजिस्ट्रेट के द्वारा कराई जा रही है। साथ ही डॉक्टरों के पैनल द्वारा वीडियोग्राफी कराने के लिए कहा गया है। वहीं नोएडा पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मृतक योगेश चिपियाना की एक बेकरी में काम करता है और शुरुआती जांच में जो अब तक पता चला है कि उसके एक सहकर्मी द्वारा आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद उसे पुलिस चौकी में पूछताछ के लिए बुलाया गया था और सुबह 10 बजे के करीब उसने सुसाइड कर लिया। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल मेरे भाई को टालाए थे, इन्होंने मुझसे रिश्वत मांगी, लगे 5 लाख रुपए दे दो। मेरे 50,000 रुपए ने रात दे दिए, 1,000 रुपए इन्होंने दारू को मांगे और फिर 4.5 लाख रुपए मिलके मैं सुबह दे दूंगा। इन्होंने कहा तेरे भाई को सुबह छोड़ देंगे और इन्होंने फांसी लगा के मार दिया इन्होंने। और सुबह से मैं 6 बजे से खड़ा हूँ, रात में 9:30 10 बजे तक यहीं पर भूखा प्यासा मैं मेरी मम्मी मेरा भाई यहीं पे। किसने मांगे थे पैसे? इन्होंने मांगे थे दरोगा। देखिए, जो मृतक हैं इनका आइडेंटिफिकेशन योगेश कुमार सन ऑफ तेजवीर सिंह, ये मूल रूप से खैर अलीगढ़ के रहने वाले हैं, उनके रूप में हुआ है, जो यहाँ पर चिपियाना में एक डोनाल्ड पैटीज वर्कशॉप करके है, एक बेकरी की दुकान है, उसमें काम करते थे। जो अभी तक जांच के क्रम में हमको पता चला है कि एक इनकी सहकर्मी द्वारा भी इन पर कुछ एलिगेशन लगाया गया था और उस जांच के क्रम में इनको चौकी बुलाया गया था और आज सुबह 10 बजे के आसपास इन्होंने यहाँ चौकी में जो साइड पे बैरक है उधर सुसाइड किया। तो तत्काल इनको जो पास का हॉस्पिटल है उधर शिफ्ट कराया गया था, लेकिन उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। देखिए, अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, बिकॉज घटना है और गंभीर घटना है, तो कुछ गाइडलाइंस है जिनका हमें पालन करना होता है। तो अभी हम उस प्रोसीजर को एक बार पूरी करवा रहे हैं। फील्ड यूनिट वगैरह और आला अधिकारी सभी मौके पर है। जो अग्रिम कार्रवाई है, जो NHRC की गाइडलाइंस है, उसके तहत हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। मैम, पुलिस जो है स्वजनों को क्या अभी तक सांत्वना दे पाई है? किस तरह की कार्रवाई आगे बढ़ रही है? देखिए, सांत्वना की बात नहीं है, उनको ये बता दिया गया है कि क्या लीगल प्रोसीजर है, क्या गाइडलाइंस है जिनका पालन होगा और उसी के क्रम में वो जो लिख कर देंगे उसके बेसिस पर मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक बड़ा बयान दिया है। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सीए पर को लेकर विपक्षी ताकतें जितनी भी ताकत इकट्ठी कर लें, लेकिन सीए को नहीं हटा पाएंगे। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में लालगंज में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्षी दलों चाहे कितनी भी ताकत इकट्ठी कर ले, लेकिन सीए को नहीं हटा पाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बंगाल से लेकर पंजाब तक रहने वाले शरणार्थी भारत मां के लाल बन जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के गुंडा राज के पुराने दिन देखे हैं, जिसमें बाजार शाम 7 बजे बंद हो जाते थे, माताएं बहनें बाहर नहीं निकल पाती थी। लेकिन आज बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश इन सारे संकटों से बाहर है। साथ ही कहा कि मेरा स्वच्छता अभियान योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बराबर चलाया है। अब स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली महिला आयोग ने एक्शन लेते हुए विभव कुमार को समन भेजा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार को समन भेजा है। उन पर आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप है। महिला आयोग ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए विभव कुमार से 17 मई को सुबह 11 बजे पेश होने के लिए कहा है। आपको बता दें, विभव कुमार को गुरुवार सुबह
लखनऊ एयरपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल के साथ देखा गया। केजरीवाल लखनऊ में इंडिया ब्लॉक के नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए आए थे। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को भी चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी 13 मई को लिखी गई थी। दिल्ली आयोग ने दिल्ली पुलिस से इस मामले में 3 दिनों के अंदर एक्शन लेने की बात कही है और रिपोर्ट मांगी है। वहीं दिल्ली पुलिस के कुछ पुलिसकर्मी स्वाति मालीवाल की बिल्डिंग में भी पहुंचे हैं। एडिशनल सीपी स्पेशल सेल और एडिशनल डीसीपी नॉर्थ मालीवाल के घर पहुंचे हैं। ओलंपिक से पहले नीरज चोपड़ा ने एक बेहद खुशखबरी वाली खबर दी है। एक बार फिर से नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। 82.27 मीटर का थ्रो फेंका और इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक से पहले भारतवासियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। बुधवार को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 27वीं फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। नीरज ने 82.27 मीटर का थ्रो फेंका। भारत के स्टार जेवलिन थ्रो और टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने घर पर अपनी पहली प्रतियोगिता का हिस्सा लिया। आपको बता दें, नीरज और जैना पहले ही पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और इसी वजह से वो मुकाबले में सीधे फाइनल्स में उतरे थे। दूसरे एथलीट्स को ओलंपिक का टिकट हासिल करने के लिए 85.50 मीटर थ्रो करना था। हालांकि इसे कोई भी पार नहीं कर सका। यूपी के रायबरेली में 20 मई को चुनाव होना है और सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अब ये चुनावी कुंभ में तब्दील हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी से गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित आधा दर्जन से ज्यादा बड़े नेताओं ने भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के समर्थन में जनसभा करके विकास कार्यों के आधार पर जनता से वोट देने की अपील की है। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल गांधी के समर्थन में प्रियंका गांधी सहित छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके कुमार सहित 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने रायबरेली में डेरा डाल रखा है। भाजपा जहां अपने कराए गए विकास कार्य को लेकर जनता के बीच वोट मांग रही है, तो वहीं कांग्रेस अपने कार्यकाल में कराए गए विकास और 100 वर्ष पुराने रिश्ते की दुहाई देकर मैदान में है। आर्या न्यूज की टीम ने जनता के बीच पहुंचकर लोगों से उनकी राय जानी। स्थानीय लोगों ने जहां महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा, तो वहीं महिला सुरक्षा, प्रधानमंत्री आवास और राशन जैसी योजनाओं को लेकर सरकार की जमकर तारीफ भी की। अब तो 4 जून को आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किसके पक्ष में है, लेकिन उससे पहले आपको रायबरेली लोकसभा चुनाव जो है वो चुनावी कुंभ में तब्दील होता जा रहा है। जहां पर यहाँ पर अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री तक जनसभा कर चुके हैं, वही कांग्रेस के लिए जो है वो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हो, प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, लगातार जो है वो जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। अब चूंकि 20 तारीख को चुनाव है, तो जनता के मन में क्या है ये जानने के लिए आज यहाँ पे चौपाल में हम आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र बहादुर सिंह। सत्येंद्र जी, चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है, तो रायबरेली अब की बार जो है क्या गुल खिलाएगी? देखिए सर, रायबरेली इतिहास रचने वाला है और रायबरेली ने हमेशा इतिहास रचा है और रायबरेली इस बार भी इतिहास रचेगा। और यहाँ आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप यहाँ की जनता से पूछ लीजिए, यहाँ दिनेश प्रताप सिंह जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे, ये 100% है। आप देख लीजिए 20 तारीख को। मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं ना राजनीतिक हूँ ना नेता हूँ, मैं एक नौकरी करने वाला आदमी हूँ, लेकिन मैं आपको जो यहाँ की यथास्थिति उसके बारे में बता रहा हूँ। माननीय दिनेश प्रताप सिंह यहाँ जीतेंगे। 10 साल गांधी परिवार को यहाँ के लोगों ने 10 साल अपने घर की तरह पूजा है लोगों को। मैं भी NSUI का पदाधिकारी रहा हूँ ऊंचाहार का उस समय, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ परिवार के नाम पे ठगा है, इस रायबरेली को बेवकूफ बनाया है, उसके अलावा कुछ नहीं दिया इस रायबरेली को। कांग्रेस कहती है कि लिफ्ट हो, नाइपर हो, FDDI हो, RGPTI हो जैसे संस्थान, रेल कोच हो, रेल पहिया कारखाना हो, हमने रायबरेली को ये दिया है, वो इसी विकास के आधार पर वोट मांग रहे हैं। सर, रायबरेली का आप चले जाइए, रेल कोच फैक्ट्री में रायबरेली का कितना आदमी एम्प्लॉई है आप बताइएगा, ये बताइए कितना एम्प्लॉई है रायबरेली का?
इनकी जितनी भी योजनाएं, इन्होंने योजनाएं लाया, ठीक है, जब भी ले आए, लेकिन एम्स था, एम्स को इन्होंने सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनाया था, उस समय का चुनावी मुद्दा बना के एम्स लाए। ओपीडी तक नहीं शुरू हुई, इनका एक सिस्टम था कि यार हम इसको ओपीडी तक नहीं शुरू। हमारे साथ एक महिला है, तो क्या नाम है? मैं डॉक्टर शालिनी सिंह। डॉक्टर शालिनी सिंह। डॉक्टर साहब, चुनाव है, 20 तारीख को मतदान होना है, तो रायबरेली की जनता क्या मूड में है? इस बार राहुल गांधी जी 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे और जो दूसरी पार्टी के नेता हैं उनकी जमानत और जब्त हो जाएगी। एक जो सड़क पे खड़े 4-6 लोग हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो जमीनी मुद्दों से जुड़े, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, हर व्यक्ति से जाके पूछिए, हर व्यक्ति कह रहा है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जीतेंगे। यहाँ पे मुझे नहीं पता लोगों के पास आंकड़ा है या नहीं है, कोई ऊंचा आर से जो भी अपनी बातें बता रहे हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाइए। मैं पूछना चाहती हूँ, रेल कोच फैक्ट्री में क्या अमेरिका से आके लोग काम कर रहे हैं? यहाँ के लोग नहीं है तो कहाँ के लोग काम कर रहे हैं? अगर वो यहाँ पे काम कर रहे, किसी भी जगह को उत्थान देने के लिए 2 ही चीज जरूरी है, इंडस्ट्री और एजुकेशन, और दोनों सोनिया गांधी जी ने यहाँ पे लगाई है, तो कौन सा विकास नहीं किया है? बीजेपी कह रही है कि आवास के नाम पर और राशन दे रही है, शौचालय है, आयुष्मान कार्ड बने हैं। उन्होंने अगली घोषणा की 70 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड दिए जाएंगे, तो अपने विकास कार्यों पर वोट मांग रही है। तो बीजेपी की क्या स्थिति है? सर, बीजेपी की स्थिति जुमले वाली है। उन्होंने कहा हम आयुष्मान कार्ड पे काम कराएंगे। आयुष्मान कार्ड पे सिर्फ अमीर लोगों का काम हो रहा है, गरीबों का तो काम हो नहीं रहा। आप एक बार गरीब बस्ती में जाइए, आपको गरीब बस्ती का पता जाइए। जैसा कि पहले कह रहे थे कि जो पैर कटा हुआ है आयुष्मान कार्ड के लिए, पिछले 2 साल से जा रही है, लेकिन इनके आयुष्मान कार्ड की कई सुनवाई नहीं है। आयुष्मान, हमारे साथ एक और है, सुनील जी है। हाँ, आप अपना परिचय दीजिए। सुनील सिंह हैं। अभी मैं शालिनी जी से कहना चाहता हूं कि शालिनी जी, दिन में सपने नहीं देखे जाते। ये जो जिस तरह कह रही हैं, जब से मोदी जी 2014 से कुर्सी पे बैठे हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, सिर्फ विकास किया है। और सिर्फ विकास किया। जो रायबरेली की स्थिति थी इससे पहले, न सड़कें थी, यहाँ तक कि 26 फैक्ट्रियों में ताला इन्हीं सोनिया गांधी जी की सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, इन्हीं के सुपर प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल में ही 26 फैक्ट्रियों में ताला लगा रायबरेली में। सारी रायबरेली जान रही है, ठीक है। इन लोगों ने खाली भावात्मक रायबरेली को ठगा है, और रायबरेली की जनता को भावात्मक रूप से 10 दिन के लिए आते हैं, अच्छे बढ़िया लेके और लोगों को लुभा करके, और फिर 5 साल के गायब हो जाते हैं। कल प्रियंका गांधी ने हमला बोला है मंत्री जी के परिवार पर कि जो है गरीबों की जमीनें हड़पी जा रही है, कोटेदार परेशान है, प्रधान तंग करे जा रहे हैं। पति ने कितनी जमीनें हड़की है? इनके पति कितना बड़ा भूमाफिया है, रॉबर्ट्स वाड्रा भूमाफिया है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो गांधी परिवार 5 साल पिछली बार प्रियंका गांधी जी यहाँ पे केवल हनीमून मनाने आती हैं, उसके बाद रायबरेली में शब्दों की मर्यादा रखें, शब्दों की मर्यादा। इसमें कौन सी अमर्यादित बात है? इसमें कौन सी अमर्यादित बात है? और ना वो जीतेंगे। हम युवाओं के बारे में बोलना चाह रहे हैं। हम लोगों क्या कहते हैं, 4 साल के लिए अर्निंग कर दिए हैं, 4 साल की नौकरी कर दी है। हम युवाओं के बारे में 8 महीने मैंने गरीबी में कोचिंग किया हूँ, 8 महीने मैंने गरीबी में कोचिंग किया हूँ, और 8 महीने बाद मैंने कोचिंग करके पुलिस का पेपर दिया। पेपर लीक हो गया। कभी चुनाव क्यों नहीं लीक होता है? कभी चुनाव क्यों नहीं लीक होता? मैं इस गरीबी में रह के पढ़ता हूँ, मैं ही जानता हूँ। अब मैंने मेरे जो राहुल गांधी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं ना, उनको पहला टिकट भी कांग्रेस ने दिया था। भगौड़े हैं तो बीजेपी में चले गए, चाहे अदिति सिंह हो वो भी बीजेपी में चली गई हैं। सबको मुद्दा प्लेटफॉर्म किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। अब ईमानदार नहीं देंगे। हमारा प्रश्न है कि वायनाड को धोखा देंगे कि रायबरेली को धोखा देंगे? और कोरोना में परिवार कहाँ था? रायबरेली जनता जब मर रही थी, पूरी सेवा कोरोना टाइम में हो रही थी। पूरा कांग्रेस परिवार लगा हुआ था। यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए, लोगों को खाना दिया गया, सब कुछ दिया गया। बीजेपी गायब थी। नमस्ते ट्रम्प ना नरेंद्र मोदी करते और ना इस देश में कोरोना फैलता। नमस्ते ट्रम्प उन्होंने किया तो 1 लाख लोगों को गुजरात में बुलाया। बाहर अमेरिका से आया है, अमेरिका से आया कोरोना, ना वो नमस्ते ट्रम्प करते और ना इस देश में कोरोना फैलता। पूरे जिम्मेदारी उनकी है। रात में 8 बजे प्रकट होते हैं, उसके बाद कहेंगे नोट बंद, ट्रेन बंद। ये उनका तरीका है। ये देश चला रहे हैं। कई मुद्दे हैं जहाँ पर महिला सुरक्षा के नाम पर सरकार को, वही महंगाई और बेरोजगारी के नाम पर सरकार को जो हालत है, तो आने वाला 4 जून का समय ही बताएगा कि रायबरेली की जनता
क्या गुल खिलाती है। कैमरामैन ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव के माई बाप MYBAAP के समीकरण पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजनीति सिर्फ समीकरण की बात करने से नहीं होती, बल्कि जनता का विश्वास जीतना बेहद जरूरी है। साथ ही कहा कि अभी सरकार को बदले 1.5 से 2 महीने ही हुए हैं और आप देख रहे हैं कि बिहार से लेकर दिल्ली तक नेताओं में झटपटाहट होने लगी है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में लोगों को जनसुराज की ताकत दिख रही है। यहाँ से लेके दिल्ली तक छटपट कर रहा है। ये हमारी ताकत नहीं है, ये आपकी ताकत है। हमको धंधेबाज कह रहा है, तो हम भैया धंधेबाज हैं। जनता का ठेका ले लिए हैं, अब तय कर लिए हैं कि किसी दल और नेता का काम नहीं करना है, जनता का ठेका ले लिए हैं कि इस बार जनता का काम करेंगे। और आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं, जिसका काम ले लिए वो हारा नहीं है। आपको भी नहीं हारने देंगे, आपको भी हारने नहीं देंगे, चिंता मत कीजिए। अभी तर्कस में कई गो तीर बाकी बा। बहुत आदमी कहता कि पदयात्रा हो गई तो बड़ा माहौल बन गई, चर्चा होता, चल जाए, एकरा बाद का होई? एकरा बाद एकरा से बड़ा बुलेट दागो। अभी तो आयल रही है, जब तो 150 आदमी के संगे आयल रही, रवा देखा था नहीं कि अभी 2-3 हजार आदमी रवा हो गई नहीं, तो सब के मिला के जब दागब तो पते ना चली कि ऊपर से क्या गई नीचे से क्या खिसक गई। समीकरण बनावे दी, कोई MY बनावता, कोई PY बनावता, कोई A to Z बनावता। एक ही समीकरण है, जन बल के आगे कोई बल नहीं है। आपके हाथ में वो अधिकार है, आपको जगा कर एक बार खड़ा कर दिए, कौनो समीकरण ना टिकी, ना दाहिने से न बाएं। विदिशा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सत्ता का दुरुपयोग करते हुए चुनाव लड़ने, धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल करने और आचार संहिता का खुला उल्लंघन करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान जहां निर्वाचन आयोग के अनुसार एक पीठासीन अधिकारी सहित कुल 4 मतदान कर्मचारी तैनात रहते हैं, लेकिन यहां पर आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव और GRS को भी घोषित रूप से मतदान केंद्र के अंदर बिठाया गया था, जो फोन लगाकर लाडली बहन योजना बंद करने की धमकी देकर वोट डालने के लिए बुला रहे थे। प्रत्याशी के रूप में वो फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रशासन को प्रोटोकॉल देने की जरूरत क्या पड़ रही है? 10-10 गाड़ी सरकार की चली जा रही है, SDM की चली जा रही है, पुलिस की गाड़ी चली जा रही है, पायलट गाड़ी चली जा रही है। ये हमने विदिशा से गुलाबगंज के बीच में देखा 22-23 तारीख को, उसकी रिपोर्ट भी करी। नहीं, कांग्रेस ने तो ये मजबूती से चुनाव लड़ा, और जिस तरह से हमारे पोलिंग एजेंट्स ने, कार्यकर्ताओं ने मुस्तैदी से अपने पोलिंग की रक्षा करी है। अब हो सकता है कि सरकारी दबाव में बहुत चुप रह गए हो, उनका सब लोगों का दबाव बन गया हो और कार्यकर्ता उसमें प्रोटेस्ट भी करा तो नहीं सुना गया, ऐसा मैंने देखा है। पर जब एक प्रत्याशी के रूप में वो फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रशासन को प्रोटोकॉल देने की जरूरत क्या पड़ रही है? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का पार्थिव शरीर दिल्ली से ग्वालियर पहुंच गया है। माधवी राजे सिंधिया का पार्थिव शरीर को विशेष विमान से दिल्ली से ग्वालियर लाया गया है। साथ में ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रियदर्शनी राजे और उनके पुत्र महान आर्यमन भी साथ रहे। उनके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से जयविलास पैलेस लाया जाएगा। रास्ते में जगह जगह लोगों ने पुष्पांजलि दी।
तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां के निधन पर पूर्व मंत्री इमरती देवी ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उनके असमय निधन से हम सब स्तब्ध हैं। इस दुख की घड़ी में हम सब सिंधिया जी के साथ हैं और भगवान उन्हें इस दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे। साथ ही माधवी राजे सिंधिया जी की पुण्य आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दे। माता को जाने का हम सबको दुख है। ग्वालियर वासी क्या पूरे मध्य प्रदेश में हर विदेश तक उनकी पहचान थी और उनके जाने पर हम सबको वो रोता बिलखता छोड़ के चली गई। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में जगह दे और उनके परिवार को, माननीय हमारे श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया को, महारानी को और उनके पूरे परिवार को इस इतनी शक्ति दे कि भगवान उनका दुख सहने की शक्ति दे उन्हें कि वो दुख। बहरहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज।